डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी, लेकिन ये हमारा असली काम नहीं है। हमारा असली काम है भूतों को पकड़ना, इसीलिए लोग हमें गोस्ट हंटर्स कहते हैं। घड़ियाँ तो कम है यहाँ पर, शापित चीज़ें ज़्यादा हैं। जब भी कोई हमारे पास मदद मांगने आता है और उसकी परेशानी साधारण नहीं होती बल्कि भूतिया होती है या रहस्यमय होती है, हम पहुंच जाते हैं उसकी मदद के लिए। और ये काम हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन मिस्टर हेनरी तो ये काम दशकों से करते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारा भी ऑफ सीजन होता है जब हमारे पास कोई नहीं आता और उस खाली समय में हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। इस बार हम स्कॉटलैंड घूमने के लिए आए हुए थे और सोचा हुआ था हमने कि अगर हमें किसी ने पहचान भी लिया तो हम चुपचाप कहेंगे, अरे नहीं, हम उनके जैसे दिखते हैं, हम हेनरी और जगदीश नहीं हैं। लेकिन यहाँ घूमते घूमते हम एक ऐसे छोटे टाउन में पहुंचे थे जहां पर लोगों ने हमें पहचान लिया। फिर क्या, 10 से 12 लोग थे जो हमें घेर कर बैठ चुके थे, हमसे कहानियां सुनना चाहते थे। और इससे पहले लोगों ने हमसे ऐसी फरमाइश कभी नहीं की थी, तो हमने भी कहानियां सुनाना शुरू कर दी कि ऐसे हमने एक बार काल पिशाच को पकड़ा था। छलावे से सामना भी हमारा हो चुका है। हमने ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया है कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे। एक दिन ऐसे ही निकल चुका था, लगभग 5 से 6 घंटे हम दोपहर से कहानियां सुनाते आ रहे थे और शाम हो चुकी थी, जिसके बाद मैं तो थोड़ा सा थक चुका था। लेकिन मिस्टर हेनरी को लगता है यहाँ बहुत मजा आ रहा था। पहली बार कोई मदद नहीं मांग रहा बल्कि कहानियां सुन रहा है। लेकिन फिर लोगों ने कहा, आपको पता है हमारा यह टाउन किस लिए मशहूर है? यहाँ पर भी एक भूतिया घटना जरूर होती है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं है, एक छोटी सी घटना है। तो मैंने पूछा, जी बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। हम ऐसी भूतिया घटनाओं का सामना इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन कहता है, हमें ये पसंद है। जैसे एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, फुटबॉलर को फुटबॉल के साथ खेलना पसंद होता है, तो कह सकते हैं हमें रहस्य सुलझाना पसंद है, तभी तो हम गोस्ट हंटर्स हैं। और उस टाउन के लोगों ने हमें ऐसी बात बताई जो बड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा, हर रात 12 बजे यहाँ रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें आसपास कोई ट्रेन स्टेशन है और कहा जाता है कि ट्रेन 12 बजे चलने वाली है, जो भी यात्री हैं जल्दी से जल्दी ट्रेन पर चढ़ जाएं। और ये पिछले 10 से 20 सालों से सुनने को मिल रहा है। हो सकता है ये ब्रॉडकास्ट उससे भी पहले से हो रहा हो, लेकिन कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश हो चुकी है। बड़े मीडिया हाउस ने भी इसे कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी इसका रहस्य सुलझाया नहीं जा सका। ये बात सुनने के बाद हम उस रात उसी टाउन में रुकने वाले थे। मिस्टर हेनरी ने कहा, तो देखें रात को, वैसे भी हमारे पास ठीक ठाक सामान तो है, हम इन लोगों की कुछ मदद तो कर सकते हैं इसके बारे में पता लगाकर। तो रात को 12 बजे रेडियो चलाएं। मैंने हेनरी की तरफ देखा और कहा, आप 12 बजे जाग तो रहे होंगे ना? आपको पता है ना पिछले कुछ दिनों से आपकी सेहत ठीक नहीं है और रात को डॉक्टर ने जल्दी सोने को कहा है। हेनरी कहने लगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। देखें तो सही, ये कैसी भूतिया घटना है या कहें भूतिया ब्रॉडकास्ट है। रात के 12 बजे हम अपने कमरे में बैठे हुए थे। 8 बजे सो चुके थे हेनरी, 10 बजे उठ चुके थे। वो इसके बारे में इतना उत्सुक थे, वो जानना चाहते थे क्या ऐसा हो सकता है। और 12 बजे जब हमने रेडियो ऑन किया था, वहाँ कुछ रात के वक्त गाने चला करते थे।
2-3 यहां पर रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट गाने किया करते थे, लेकिन अचानक 12 बजे सच में वो ब्रॉडकास्ट हुआ। ट्रेन चलने वाली है, जितने भी यात्री हैं ट्रेन पर जल्द से जल्द चढ़ जाएं। बार बार ये ब्रॉडकास्ट हुए जा रहा था और 12:15 तक ये ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद बंद हो गया। फिर दोबारा गाने चलने लगे, लेकिन ये उस चैनल पर ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था, ये कोई रेडियो सिग्नल पकड़ा गया था। लेकिन यहाँ के टाउन के रहने वाले लोग तो कहते हैं आसपास कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है, यहाँ पर तो रेल की पटरियां कभी पड़ी ही नहीं, ये एक छोटा सा टाउन था। फिर मिस्टर हेनरी कहने लगे, यह सच में काफ़ी अजीब चीज़ है। कल दिन के वक्त हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आसपास जो ट्रेन स्टेशन है वो कितनी दूरी पर है, और वैसे भी रेल विभाग वालों से बात भी तो हम कर सकते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में पता लगाना चाहिए, ये कोई रहस्यमय घटना है या साधारण घटना है। अगर मीडिया हाउस ने इसे कवर किया है तो हमें इसे डिबंक करना चाहिए, रहस्य उजागर करना चाहिए। हो सकता है कोई हर रात मजाक करता हो, या हो सकता है जब कोई यहाँ पर आता है उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि इस अफवाह को बढ़ाया जा सके। टाउन छोटा है तो ऐसे छोटे टाउन के लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं ताकि दूर दूर से लोग सच जानने के लिए आएं और उनकी थोड़ी सी कमाई हो सके। दोबारा वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। 2 बजे तक मैंने भी इंतज़ार किया था, जबकि हेनरी तो सो चुके थे। अगली सुबह हम 8 बजे उठे थे, मुझे अभी भी नींद आई हुई थी। फिर हम पता लगाने लगे, टाउन में पूछने लगे, और यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर था। वहाँ पर भी कांटेक्ट करके हमने ये जानना चाहा, क्या सच में यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ऐसा ब्रॉडकास्ट कहाँ से होता होगा। सब इसे एक रहस्य मान रहे थे। फिर हेनरी ने कहा, रहस्य है तो हमें जानना भी होगा। वैसे भी मुझे ये गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सोच रहा था 2-4 दिन यहाँ पर बिताऊं। देखो यहाँ से वो दूर पहाड़ नजर आते हैं, पीछे जंगल है, नदियों से घिरा हुआ ये गांव है। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रात के वक्त अगर हम इन सिग्नल के बारे में जानने की कोशिश करें, और वो भी अपनी मशीनों से। अब साधारण मशीनों से रेडियो ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है हम जल्दी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ रेडियो वेव्स होती हैं जिसकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। दिन के वक्त हमने ये पक्का कर लिया था कि ये जो रेडियो सिग्नल्स हैं आसपास से नहीं आते, हो सकता है कहीं दूर से आते हों, लेकिन फ्रीक्वेंसी बार बार बदलती रहती है। लेकिन कोई रेडियो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी वाले चैनल पर वही ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। ये कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। रात तक तैयारी हम करती रहे। हमने अपने गैजेट्स निकाल लिए थे। हमारे पास 15 से 20 मिनट थे इसके बारे में पता लगाने के लिए, और हमने 10 बजे ही उस जगह जाने के बारे में सोचा जहां से ये रेडियो सिग्नल आ रहे होंगे। पास में जंगली जगह है, यकीनन वहां से फ्रीक्वेंसी रेडियो पकड़ते होंगे। रेडियो को अपने गैजेट के साथ हमने 11 बजे लगा दिया। उसके बाद रात के अंधेरे में उस टाउन के आसपास फ्रीक्वेंसी पकड़ने की हम कोशिश कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी रेंज में ज़रूर आ रही थी, यानी आसपास से रात के वक्त रेडियो सिग्नल्स एमिट हो रहे थे। फिर हम उसका पीछा करने लगे। ये कोई साधारण गैजेट नहीं लगता। हमने वो गैजेट भी निकाले थे जिससे हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आसपास ज़्यादा मात्रा में है हम उसे भी महसूस कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे सुपर नेचुरल माना जा सकता है वो भी एक मीटर के ज़रिए हम पहचान सकते थे। तो सभी गैजेट्स को लिए हमें एक खास दिशा में बढ़ना था। मैंने हेनरी को कहा था, हमारे पास 1 घंटा है, अगर ये रेडियो सिग्नल्स ज़्यादा दूर से आए हुए तो हम जंगल में भटक भी सकते हैं। लेकिन हेनरी ने कहा, नहीं, हमें जाना होगा। देखो साफ साफ इशारा हो रहा है, हमें इस दिशा में बढ़ते रहना है और 12 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना है, वरना हमारे पास 15-20 मिनट होंगे। अगर सच में कोई है, मुझे लगता है ये कोई कैबिन होगा जंगल के बीच में, जो हो सकता है श्रापित हो। वहाँ से ये रेडियो सिग्नल्स आ रहे होंगे, बस उसे डीबंक करना है और वहाँ पर हमें पॉजिटिविटी को लाना है, या कह सकते हैं एक्सोर्सिज्म करने की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। चलो जल्दी चलना शुरू कर दो। हेनरी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी,
लेकिन जब मामला भूतिया हो, उनके पैर बड़ी तेजी से चला करते थे। जंगल में वो आगे बढ़ने लगे। मुझे थोड़ी थोड़ी सांस चढ़ रही थी। 1 घंटे तक हम चलते रहे थे और 12 बजे तक हमारा वो जो मीटर था ना, वहां पर रीडिंग बहुत ज्यादा हाई आ रही थी। तब हेनरी ने कह दिया, हम बहुत करीब हैं। मुझे लगता है इस बार हमें साफ साफ पता लगने वाला है। 12 बजे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। ट्रेन चलने वाली है, जितने भी यात्री हैं जल्द से जल्द ट्रेन पर आ जाएं। ये जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे बिल्कुल हमारे सामने से, बहुत ज्यादा करीब से कुछ ना कुछ हमें महसूस होना शुरू हो गया था। और तभी रेलगाड़ी की आवाज हमें सुनाई दी, सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे करीब सच में कोई रेलगाड़ी हो। मैं और मिस्टर हेनरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। यह कैसे संभव है? आखिर जंगल में कोई रेलगाड़ी कहां से आ सकती है? ट्रेन पटरियों पर चलती है, ना कि जंगल में ऐसी जगह पर जहां पर इंसान तक नहीं चल सकते। जब हम थोड़ा आगे बढ़े थे, 10 मिनट बाद वो ब्रॉडकास्ट बंद होने ही वाला था। हमें जंगल के बीच रोशनी नजर आई और घास के ऊपर पुरानी ट्रेन नजर आई। जंग खाए हुए वो ट्रेन के डिब्बे थे और उसके अंदर लाइट जल रही थी। कुछ लोग भी हिलते हुए नजर आ रहे थे और यह संभव नहीं था। मैंने मिस्टर हेनरी से पूछा, ये क्या? आपको क्या लगता है, क्या ये पुराने जमाने की ट्रेन होगी जिसके ये जंग खाए डिब्बे यहां पर फेंक दिए गए होंगे? हेनरी ने कहा, नहीं, मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है। रीडिंग देखो, ये कोई साधारण ट्रेन है ही नहीं, ये एक पैरानॉर्मल घटना है। यहां पर किसी न किसी तरह का कोई शाप काम कर रहा है। हमें महसूस करना होगा, देखना होगा। एक तो हमारे पास समय कम है। मुझे लगता है ये ट्रेन अगले 10 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी। उसके बाद हमें फिर से एक दिन निकालना होगा और कल यहाँ पर आना होगा। इसीलिए जो करना है हमें 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। हम डरते डरते ट्रेन के करीब पहुंचे थे और ट्रेन के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे ये ट्रेन आगे कहीं जाने वाली हो। अपने बैग के अंदर से सामान निकाल रहे थे। कुछ ऐसे थे जो एक तरफ सीट पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, कुछ ऊपर सामान टिका रहे थे। 2 औरतें थी जो झगड़ा कर रही थी। अब वो ट्रेन अंदर से बड़ी साफ सुथरी लग रही थी, भले ही बाहर से पूरी तरह से पुराने डिब्बे थे, जंग खाए हुए, और घास के ऊपर वो ट्रेन थी, चल ही नहीं सकती थी। दोबारा ब्रॉडकास्ट हुआ, ट्रेन चलने को तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर आ जाएं। मैंने हेनरी को कहा, तो क्या करें? रीडिंग तो ज़्यादा आ रही है। हमें क्या यहाँ रुकना चाहिए या ट्रेन पर चढ़ना चाहिए? हेनरी ने कहा, वैसे सही से बताऊं तो हमें ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन देखो ट्रेन हिलने लगी है। ट्रेन सच में हिलने लगी थी, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने छलांग लगाई और हम ट्रेन पर चढ़ गए। हमें देखकर कोई भी हैरान नहीं था। उसके बाद हम एक तरफ वाली सीट पर बैठ चुके थे। फिर हेनरी ने कहा, हमें कैसे पूछना चाहिए? ध्यान देना, ये जितने भी लोग हैं, रीडिंग के अनुसार इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। ऐसा करो, मशीनों को बैग में डाल लो। अब हमें इनकी नज़र में नहीं आना है। मुझे लगता है ये भटक रही प्रेतात्माएं हैं और ऐसी प्रेतात्माओं को खुद पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं, इसीलिए इन्हें पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद इनका रिएक्शन काफ़ी उग्र हो सकता है। इसीलिए कई प्रेतात्माएं इंसानों पर हमला करती हैं जब उन्हें असलियत का पता लगता है। तो चुपचाप बैठो, जैसे ये हैं ऐसे ही हम भी बैठेंगे। देखते हैं जब ये ट्रेन गायब होती है, क्या हम ऐसे ही इसमें बैठे रहते हैं, क्या हम नीचे गिर जाते हैं या कुछ और होता है। लेकिन हम बस 1 मिनट के लिए ही बैठे थे। ट्रेन जो हिल रही थी अब हिलना बंद हो चुकी थी, जिसके बाद कुछ यात्री थे जो शोर मचाने लगे थे कि समय तो हो गया है, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। 12:21 का समय हो चुका था। इतने में ट्रेन गायब हो जानी चाहिए। आगे वाले एक डिब्बे से भागता भागता एक टिकट कलेक्टर हमारे पास आया और गुस्से में देखने लगा। मैं खड़ा हो जाना चाहता था,
लेकिन हेनरी ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे कहा, चुप करके बैठो, मैं बात करता हूँ। जी बताइए, आप इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? तब उस टिकट कलेक्टर ने कहा, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम ऐसे ही ट्रेन पर कैसे चढ़ गए? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पहले टिकट ले लेनी चाहिए थी। तब हेनरी कहने लगे, देखिए माफ़ कीजिए, हमने टिकट नहीं ली, जल्दबाजी में हमें टिकट लेने का याद नहीं रहा। क्या आप टिकट दे सकते हैं या किसी तरह से कुछ कर सकते हैं? तब उसने कहा, हर बार मुझे ही करना पड़ता है, जितने भी लोग इस ट्रेन पर चढ़ते हैं मुझे तो लगने लगा है सब फ्री में चढ़ने वाले ही हैं। हर बार मुझे टिकट देनी पड़ती है, अब ये काम भी मैं ही करूं। उसने अपनी मशीन से काट कर 2 टिकट दी। ये पुराने ज़माने वाली चौड़ी सी मशीन थी जिसमें कागज़ की कई टिकट थी। उसे उसने काटा, खींचा और एक एक टिकट हमारे हाथ में दे दी और फिर गुस्से में कहने लगा, इसे जेब में डालो। तुम जैसे लोग टिकट बाद में कहीं ना कहीं गिरा देते हो। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा उसके बाद पूछूंगा तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, पता नहीं कहाँ है टिकट, कहाँ है टिकट। मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? चलो जेब में डालो, जेब में डालो। हमने जल्दी से उस टिकट को जेब में डाला। फिर वो टिकट कलेक्टर आगे की तरफ चला गया। मैं हेनरी की तरफ देख रहा था। क्या ये भी मुर्दा ही है? मुझे भी महसूस हो रहा है। हेनरी ने कहा, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है, ये सब मरे हुए हैं और इन्हें इसके बारे में एहसास तक नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक तो हम छुट्टियाँ बिताने के लिए आए थे, अगर किसी को पकड़ने आते, रहस्य सुलझाने आते तो सारी मशीनें साथ लेकर आते। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर हेनरी ने कहा, मुझे लगता है हमें इस ट्रेन से उतरकर बाहर देखना चाहिए। क्या आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम कब्रिस्तान कह सकते हैं, या जहाँ पर लाशों को दफनाया गया हो, या ट्रेन से जुड़ी कोई चीज़, यानी कि कोई शापित चीज़ होगी ना जिससे ये शाप जुड़ा होगा। हमें उस चीज़ को ढूंढना होगा, उसके बाद शाप को ख़त्म करना होगा। चलो। लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से उठने ही वाले थे, ट्रेन चलने लगी। और ये हैरान करने वाली बात थी कि वो जो डिब्बे थे ट्रेन के, वो कैसे बिना पटरियों के जंगल में चलने लगे थे और रफ्तार एकदम से तेज़ हो गई। हम अपनी सीट से उठे थे और झटके के कारण दोबारा बैठ गए। मैं डरने लगा था क्योंकि आसपास पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और अब इतना भी साफ हो चुका था कि ट्रेन काफ़ी तेज़ी से चलने लगी है। फिर मैंने हेनरी को कहा, हेनरी ये क्या, ट्रेन तो चलने लगी। वो भी हैरान थे, ये हो क्या रहा है? हमारे पास एक तो सारी की सारी मशीनें नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कहीं ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं ये शापित तो नहीं। हमें सबसे पहले इन ट्रेन के डिब्बों से उतरना चाहिए। हमने जल्दी से उठकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन इस बार जो ट्रेन के दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। ना धकेलने पर वो खुल रहे थे, ना खींचने पर वो खुल रहे थे, जबकि पहले तो दरवाजे मौजूद थे ही नहीं। आगे से टिकट कलेक्टर आया, भागा भागा गुस्से में, और हमारे पास आकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। गुस्से के कारण चेहरे पर काले काले निशान उभर आए थे और वो कहने लगा, तुम लोग पागल हो, चलती हुई ट्रेन का दरवाज़ा कौन खोलता है? यहाँ चलती हुई ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर मैंने हेनरी को कहा, अब क्या करें, हमें तो बाहर निकलना है ना। हेनरी ने कहा, चुप करके सीट पर बैठ जाओ, हमें किसी को गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है ना? जो भी करेंगे धीरे धीरे ही करेंगे। हम उस सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन फिर मैंने घबराहट में उस टिकट कलेक्टर को पूछा, जी आप ये बता सकते हैं कि ये ट्रेन किस तरफ जा रही है? कहीं गलती से हम गलत ट्रेन पर तो नहीं चढ़ गए? फिर वो टिकट कलेक्टर सोचने लगा, अपने दिमाग पर वो जोर डाल रहा था। फिर कहने लगा, अरे वहीं वो आगे स्टेशन, क्या नाम है? अरे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या नाम था, थोड़ा सा बताओ तो सही। फिर उसने साथ वाले एक पैसेंजर से पूछा, अरे आगे कहाँ जा रही है ट्रेन? मुझे दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा। अब उस आदमी ने भी सोचने की कोशिश की, अरे वही जहाँ मुझे जाना है, वो आगे क्या है, क्या वहीं जाना है? दोनों लोग सोचने लगे थे। फिर मैंने हेनरी को कहा, हेनरी इन्हें शांत करवाइए, देखिए इनके चेहरे पर निशान बनने लगे हैं, कहीं ये एक दूसरे को देख ना ले, ये डरने लगेंगे।
फिर मैंने उस टिकट कलेक्टर को कहा, देखे छोड़िए छोड़िए, जंगल में कई बार ना ऐसे याद भूलने लगता है। एक तो गर्मी वाला मौसम है, दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें याद आ गया, छोड़ो, नाम लेने से क्या, नाम अच्छा नहीं है उसका। ऐसे वो टिकट कलेक्टर सोचता सोचता आगे की तरफ बढ़ने लगा था और वो आदमी भी कुछ समय तक सोचता रहा, उसके बाद बाहर देखने लगा था। मैंने हेनरी को कहा, इन्हें हमें महसूस नहीं करवाना चाहिए, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे इस वाले डिब्बे में कितने लोग हैं, 20 से 30 लोगों के बीच होंगे। यहाँ जो डिब्बे थे ज़्यादातर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी हम एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सकते थे। बड़ी कमाल की बात थी। पुराने ज़माने की ये ट्रेन थी और पुराने ज़माने के जो डिब्बे हुआ करते थे उनमें से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अजीब था। बाहर से हर एक डिब्बा दूसरे से थोड़ी दूरी पर था और 4 से 5 ही डिब्बे थे, लेकिन अंदर से ये साफ सुथरा और मॉडर्न डिब्बा लग रहा था, जहाँ से एक से दूसरे में जाया जा सकता है। अब टिकट कलेक्टर भी आगे से ऐसे ही पीछे आया था। कुछ समय बाद हेनरी ने कहा, चलो थोड़ा आगे किसी के साथ बैठते हैं, बहाना लगाएंगे कि हमें बातें करनी है और फिर उगलवाने की कोशिश करेंगे। जाने तो सही ये ट्रेन किस तरफ जाती है और हमें यहाँ से कब निकलना है। मुझे नहीं लगता हम आसानी से दरवाज़ों को खोल पाएंगे। फिर हम आगे वाली सीट पर जाकर बैठ चुके थे। वहाँ पर एक सूट बूट में आदमी था और उसका सूट देखकर साफ लग रहा था कि ये पुराने ज़माने का है, और हेनरी ने मुझे पहले भी बताया हुआ है, जब आत्माएं कहीं पर कैद हो जाती हैं उन्हें समय का सच भी पता नहीं रहता, वो अजीब सी हरकतें करती हैं, इसीलिए हमें पहले सच जानना होता है। हमने उस आदमी से उसका नाम पूछा, उसने वाल्टर नाम बताया, जिसके बाद हम उससे बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे हेनरी ने कहा, अरे मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, क्या हुआ था इस हफ्ते, वो बड़ी घटना हो चुकी थी क्या, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब बुढ़ापे में दिमाग सही से काम ही नहीं करता। तब उस आदमी ने कहा, अरे वो एक गाड़ी लॉन्च हुई थी। अब गाड़ियाँ सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन घोड़ों से अच्छा गाड़ियाँ तो हैं वैसे, लेकिन वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब सोचो, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ घटना भी हो सकती है, उसमें एक आदमी मारा गया। फिर हमने साल पूछा था, उसने 1936 बताया था। फिर हेनरी मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि 10-20 साल हो चुके हैं, ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो 1936 में ये आदमी ट्रेन पर चढ़ा है, यानी ये ट्रेन बहुत समय से ऐसे ही शापित है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, जी आप बता सकते हैं क्या आप इस ट्रेन का सफ़र पहले भी कर चुके हैं? तब वो आदमी सोचने लगा और कहने लगा, हाँ ये ट्रेन का सफ़र मैंने पहले भी किया है, लेकिन ये जो ट्रेन है ना, बड़ी अजीब सी है। यहाँ पर रास्ते में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। मैं तो पहले से सोच कर ही आता हूँ हर बार कि कुछ भी हो चुपचाप बैठे रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है। इस ट्रेन पर ना ऐसा होता ही रहता है, और यहाँ पर अजीब से सपने आते हैं, पता नहीं क्या भूत प्रेत के सपने आते रहते हैं। तो मैं सोना पसंद नहीं करता, लेकिन बीच बीच में आंख तो लग ही जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ असल में हो रहा है। मैंने कहा, भूत प्रेत यानी क्या होता है? अचानक ट्रेन हिलने लगी, बड़े जोर जोर से हिलने लगी, और उस आदमी ने कहा, ये होता है, मुझे लगता है फिर से ट्रेन पर कोई जानवर चढ़ चुका है। अब ये जानवर जब ट्रेन पर चढ़ता है, ट्रेन को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। सभी यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे। ट्रेन का ये वाला डिब्बा जैसे हिल रहा था, कोई भारी चीज थी जो इस डिब्बे के ऊपर रेंग रही थी। आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई हथौड़ा या नुकीली चीज को ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ जाए और रगड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे ये आवाज़ आगे से पीछे की तरफ आ रही थी, और तभी भागता हुआ टिकट कलेक्टर आया और कहने लगा, सभी खिड़कियों से थोड़ा दूर हो जाओ, खिड़की के पास खतरा हो सकता है। अब लगता है फिर से वही चीज़ हो रही है, कुछ ऊपर चढ़ चुका है, तो आप खिड़कियों से दूर ही रहें। मैं नहीं चाहता फिर से कोई जख्मी हो जाए।
सब चुपचाप खिड़कियों से दूर हो चुके थे। अब ऐसी शापित चीज का एक बुरा असर होता है, लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार उनके साथ होती हैं, इसीलिए उन्हें महसूस जरूर हो जाता है। हम भी खिड़कियों से थोड़ा दूर हो चुके थे। फिर वो जो चीज थी ना, नीचे की तरफ लटकी थी, काले रंग का कोई कपड़ा था जैसे। उसकी 2 आंखें थी भयानक सी, और खिड़कियों से अंदर की तरफ काला सा हाथ डालकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हेनरी और मैं बिल्कुल बीच वाली उस पीछे वाले डिब्बे पर बैठ चुके थे। वहां हम देख रहे ये क्या चीज है? मैंने कहा, हेनरी ये क्या है? ये कोई पिशाच है? तब हेनरी ने कहा, चुप चुप, आवाज मत करो, ये आवाज सुन सकते हैं, तुम्हें शांत रहना है, ये दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करते हैं, शांत रहो, डरने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं बाद में बताता हूं ये क्या चीज है। वो जो भी जीव था एक एक करके खिड़कियों के अंदर हाथ डाल रहा, सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा। सब डरे हुए जरूर थे, लेकिन बस थोड़ी दूरी पर। एक औरत थी जिसके कपड़े को उसका नाखून छुआ था, लेकिन उसने बिल्कुल हरकत नहीं की। फिर वो जो जीव था ना, उस डिब्बे से छलांग लगाकर कहीं पीछे रह गया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि आसपास हिलते हुए हल्के हल्के पेड़ जरूर नजर आ रहे, लेकिन ये ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या उसी जगह पर हिल रही है, हमें कुछ साफ पता नहीं चल रहा था। फिर जब वो जीव चला गया, हेनरी ऐसे सांस ले रहे थे जैसे उन्होंने मौत को देखा हो। मैंने हेनरी से पूछा, हेनरी, इतना डरा हुआ मैंने आपको कभी नहीं देखा, बता सकते हैं आप वो क्या चीज थी? तब हेनरी ने कहा, वो आत्मा के दूत थे। जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा भटकने लगती है, लेकिन जब हमारा समय पूरा हो जाता है तब ये आत्मा के दूत, जैसे मौत के दूत होते हैं वैसे आत्मा के दूत होते हैं, तो ये हमारा समय पूरे होने के बाद हमारी आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं। जो इनसे दूर रहता है, यानी कि इनके साथ नहीं जाता, किसी कारणवश वो शाप के कारण जुड़ जाए, तो वो भयानक और नकारात्मक होने लगता है। ये मुक्ति देने के लिए आते हैं। समय के साथ सबको मुक्ति मिलती है। हमारी उम्र 80-90 साल है और हमारी अकाल मृत्यु 20 से 30 साल की उम्र में हो जाए तो बाकी के 50 से 60 साल हमें आत्मा के रूप में भटक कर गुजारने पड़ते हैं। फिर ये आत्मा के दूत आते हैं हमें मुक्ति देने के लिए, जो समय के साथ सबको मिलती है। लेकिन जो मना करे, जो किसी शाप से जुड़ जाए, ये बार बार लेने के लिए आती रहते हैं और इससे आत्मा बचती रहती है। और जितनी आत्मा धरती पर भटकती रहे बिना शरीर के, वो नकारात्मक होती चली जाती है। इसे प्राचीन श्राप माना जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब कोई प्राचीन चीज तुम्हारे हाथ में आए जिसे शापित माना जाता हो, उसको बड़े ध्यान से छूना। प्राचीन चीज बहुत नकारात्मक और बहुत ताकतवर हो सकती है। अब ये लोग 100 सालों से हो सकता है यहां पर भटक रहे हैं और आत्मा के दूत इन्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये खिड़कियों से दूर हो जाते हैं। अब इन्हें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो बड़ा ध्यान रखना। ये आत्मा के दूत अगर तुम्हें छू लें तो तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ये मार नहीं सकते। कुछ समय बाद आत्मा शरीर में चली जाएगी, लेकिन शरीर को दर्द बहुत ज़्यादा होता है और मैं एक बार ये सह चुका हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था। वो दर्द बड़ा भयानक है, मैं दोबारा वो सहना नहीं चाहता था। मेरा शरीर उसे दोबारा सह नहीं सकता। हम दोबारा उस सीट पर जाकर बैठ चुके थे। उसी आदमी से इस बार मैंने पूछा, ये ट्रेन कितनी देर में रुकेगी, अगला स्टेशन कब आएगा? और वो सोच में पड़ चुका था। फिर कहने लगा, पता नहीं, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा। इतना जरूर है, सफर बड़ा रोमांचक होता है। अब रोमांचक का क्या मतलब था? हेनरी ने मुझे कहा था, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। यहाँ पर ये सब भटकती हुई प्रेतात्माएं हैं, इन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अपने शरीर के साथ जिंदा हैं। कई बार हम शाप से जुड़ भी जाते हैं और मैं तो यहाँ पर भटकना नहीं चाहता, इसीलिए हमें आगे जाकर भी कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। हमने आगे एक औरत से बात की, उसे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हमारे इस डिब्बे में 3-4 लोगों से बात करने के बाद सबसे आगे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत जो हमें देखकर डरने लगी थी। ऐसे डर रही थी जैसे उसने भूत ही देख लिया हो। एकदम से चौंक गई थी। फिर अपने बैग को अपने सीने से लगाकर कहने लगी,
देखो, मुझे छूने की कोशिश मत करो, मेरा ज़रूरी सामान है इसमें, मैं इस सामान को किसी को देना नहीं चाहती। तब हेनरी ने कहा, हमें आपके सामान की ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस आपसे कुछ मदद चाहिए, हमें बस जानना है, जानकारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो औरत कहने लगी, ठीक है, लेकिन मुझसे दूरी बनाकर बैठना, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई बैठे ताकि मेरी कोई चीज़ को कोई चुरा ले। हम उसके साथ बैठे, उससे बातें करने लगे और उसे बाकियों से बहुत ज़्यादा पता था। हमने ये भी पूछा कि आपका कौन सा जन्मदिन है इस साल जो आएगा। उसने बता दिया उसका इस साल 80वां जन्मदिन आने वाला है, यानी कि वो 80 साल की है। फिर हमने कहा, आपका जन्म किस साल में हुआ था, याद नहीं आ रहा। उसने बताया उसका जन्म 1890 में हुआ था, यानी कि ये 1970 में मारी गई होगी और इस ट्रेन से ये जुड़ी हुई है। फिर करीब आकर वो कहने लगी, देखो ज़रा ध्यान रखना, ये ट्रेन ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर छीना झपटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे छीना झपटी करने वाले अगर इस डिब्बे में आए तो तुम अपनी चीज़ों को छिपा देना, वरना वो छीन कर चले जाते हैं। यहाँ ऐसी चोरी चकारी तो होती रहती है। उसके कहने का मतलब ये था कि आगे आगे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मैंने पूछा, आगे और कैसी कैसी घटनाएं होती हैं? और उसने कहा, छीना झपटी होती है और कई बार तो इस ट्रेन के ऊपर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बंदूकधारी होते हैं, वो किसी न किसी को ले भी जाते हैं। बहुत कुछ होता है, अब ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता, मेरी उम्र है ना, इसीलिए मुझे परेशानी भी नहीं, भूल जाती हूँ समय समय पर। मैं और हेनरी ज़्यादा जानने के लिए अपने इस डिब्बे से बाहर निकलना चाहते थे, किसी और से बात करना चाहते थे, लेकिन ये सुरक्षित होगा या नहीं हमें नहीं पता था और टिकट कलेक्टर से हम बात नहीं कर सकते थे। क्या पता उसके पास कैसी जानकारी हो जो हमें खतरे में डाल भी सकती हो। बिना किसी की नज़र में आए हमें पता लगाना था। लेकिन अगले वाले डिब्बे में पहुंचते ही एक लड़के की तरफ हमारा ध्यान जा रहा। उस लड़के ने इतनी ठंड में भी पतले कपड़े पहने हुए थे, एक निक्कर डाली हुई थी, एक टी शर्ट डाली हुई थी और वो आज के ज़माने का लग रहा था, लेकिन ऐसे घबराया हुआ, डरा हुआ, सीट से चिपक कर बैठा हुआ था जैसे उसे सब कुछ पता हो। बस उससे जानने के लिए जब हम उसके करीब जाकर बैठे, वो कहने लगा, चले जाओ चले जाओ, और उठकर वो दूसरी सीट पर बैठ चुका था। हम उसके पीछे पीछे दूसरी सीट पर। फिर हेनरी ने पूछा, तुम डर किस लिए रहे हो, किस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है? वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, बस दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तुम जो भी करना चाहते हो किसी और के साथ करो, मुझसे बात मत करो। फिर मैंने हेनरी को कहा, हेनरी ज़रा तुम पीछे जाओ, मैं इससे थोड़ा बात करता हूँ, थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ, फिर जानता हूँ ये क्यों डर रहा है। उसके बाद मैं उससे बातें करने लगा, उसके बारे में जानने लगा। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, ताकि वो कब मरा मैं उस साल के बारे में जान सकूं। और फिर उसने कह दिया, तुम जैसे सवाल पूछ रहे हो लगता है तुम्हें भी उस सच का पता लग गया है। मैंने कहा, किस सच का? उसने कहा, हम सब मारे जा चुके हैं, बार बार मैं भूल जाता हूँ, चीज़ें घूमने लगती हैं दिमाग के सामने, लेकिन मैंने अपनी डायरी में लिख कर रखा हुआ है, मैं मर चुका हूँ। इस ट्रेन पर चढ़ने के बाद ज़्यादा समय अगर यहाँ पर बिताओगे तो भूल जाता है सब कुछ। ये सब मरे हुए हैं, शायद मैं भी मरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं जिंदा भी हूँ, लेकिन इस ट्रेन से उतरना है, कैसे उतरे? उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने हेनरी को बुलाया, हेनरी जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर मैंने उस लड़के को कहा, हम भी जिंदा हैं, हम इस ट्रेन पर इसलिए चढ़े थे ताकि इसके रहस्य को जान सके। तुम क्यों चढ़े थे? उसने कहा, इसीलिए, मैं उसी टाउन का रहने वाला हूँ। हमने उसका साल पूछा था, उसने साल 2018 बताया था। और फिर हमसे पूछने लगा, तुम इस ट्रेन पर कब चढ़े? मैंने हेनरी को इशारा किया, 1 मिनट हेनरी पीछे आना। पीछे जाकर मैंने हेनरी को कहा, ये 2018 में चढ़ा था और इतने सालों में ये जिंदा तो नहीं होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से आभास नहीं है, लेकिन ये मान भी रहा है कि हो सकता है ये मारा गया हो। अगर हम इसे सच बताएंगे उसके बाद हड़बड़ी में ये कुछ भी कर सकता है।
अभी तक तो ये इससे बचने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है। तब हेनरी ने कहा, लेकिन इस समय कौन सा साल चल रहा है? क्या तुम सोच सकते हो, अगर हम भी इसकी तरह इस ट्रेन पर कई सालों से चढ़े हुए हैं तो क्या होगा? अगर कोई हमें ऐसा मिलता है जो अभी अभी चढ़ा है, फिर क्या तुम्हें झटका लगेगा? तुम क्या करना चाहोगे? हेनरी ने मुझे भी डरा दिया। पहली बार हम किसी ऐसी मुसीबत में फंसे थे जिससे बाहर निकलना हमें मुश्किल वाला लग रहा था। क्या करें, इस ट्रेन से उतरे तो कैसे उतरे? मैंने उस लड़के को कहा, तुमने कौन कौन सी कोशिश की है इस ट्रेन से उतरने की? उसने कहा, मैंने कोशिशें कई की हैं, लेकिन याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जो भी कोशिश की है, जो भी यहाँ पर घटनाएं होती हैं, वो नींद में होती हैं। ऐसा आभास होता है और कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मेरे पास एक डायरी है, मैं उस डायरी में लिखता रहता हूँ। मुझे लगता है डायरी में लिखा हुआ मिटता नहीं, जैसे मैं तारीख लिखता रहता हूँ। ये देखो, उसने 2018 तक की घटनाओं के बारे में उस डायरी में लिखा हुआ था। यहाँ पर कितने लोग हैं, उनकी संख्या बड़ी है या नहीं, उसमें हमारा नाम नहीं था। हमारे सिवा और कोई नया इस ट्रेन पर नहीं आया था। इससे थोड़ी सी हमें सांस आई, लेकिन फिर वो बताने लगा, कई लोग ऐसे हैं जो लगभग 200 सालों से इस ट्रेन पर हैं, लेकिन ये जो ट्रेन है ना, ये 1912 में चली थी। उससे पहले वाले लोग इस ट्रेन पर कैसे चढ़ गए? साल 1830, एक आदमी 1830 में इस ट्रेन पर चढ़ा था। उसे नहीं पता यहां पर ट्रेन की पटरियां कब पड़ी हुई थी। वो एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। रात के वक्त अपने खेतों को देखने के लिए गया था तो हैरान हुआ कि उसके आखिर कस्बे में ट्रेन का डिब्बा कहां से आ गया। तो वो उस डिब्बे पर चढ़ा और उसके बाद से वो उतर नहीं पाया। यानी ये ट्रेन सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रही, हो सकता है पीछे भी जा रही है। जब ये ट्रेन लॉन्च हुई, उससे 100 साल पीछे वाले एक यात्री को ट्रेन में कैसे चढ़ाया गया, ये हैरानी वाली बात थी। और हेनरी और मैं घबराहट के मारे हमारा बुरा हाल हो चुका था। एक ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए महसूस कर रहे थे जिससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ अलग करना था। फिर उस डायरी के अगले कुछ पन्नों को मैंने खोला। उसे पढ़ने के बाद महसूस हुआ यहाँ हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, और उस पन्ने को अभी तक मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। इस डिब्बे के दरवाजे खुले इससे पहले कि कोई बाहर निकल पाता, जिसमें से उस लड़के ने और हमने कोशिश की थी। बाहर से 8 से 10 औरतें हमें धक्का देकर अंदर घुस चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो साधारण औरतें नहीं थी, उनका चेहरा जला हुआ था, ना उनकी आंखें थी ना उनका मुंह था, बस हाथ थे और लंबे लंबे नाखून। चुड़ैलें थी वो चुड़ैलें, जो कि अंदर सबको नोचने की कोशिश कर रही थी। जो भी हरकत करता, जो भी सांस लेता, उन्हें महसूस हो रहा। और यहाँ पर सब मरे हुए थे हमारे सिवा, इसीलिए हमें शांत रहना था। हम उस लड़के के साथ सीट पर बैठे हुए, एक एक करके वो चुड़ैल हमारे करीब आती, हमें सूंघने की कोशिश करती। फिर दूसरी चुड़ैल, वो इस डिब्बे में बड़ी तेजी से घूमे जा रही और फिर सब की सब आगे वाले डिब्बे में चली गई। फिर मैंने उस डायरी के पन्ने को पूरा पढ़ा। ये चुड़ैलें थी जो सूंघती हैं, जो हमला भी करती हैं अगर कोई हरकत करे, और ये कुछ समय तक ऐसे ही अंदर रहती हैं। लेकिन अगर किसी पर इन्हें शक हो तो वो उसे मारने की कोशिश करती है। सब मरे हुए हैं। जिंदा को खतरा था, और जिंदा मुझे लगता है हम दोनों हैं, या हो सकता है ये लड़का भी हो। 2 सालों से किसी तरह हम अपनी सीट पर ही बैठे हुए, लेकिन अचानक आगे वाले डिब्बे से एक चुड़ैल सूंघती सूंघती हमारे करीब आई। वो मुझे सबसे ज्यादा सूंघे जा रही थी, और उस समय मैंने सांस रोकी हुई थी, लेकिन वो ज्यादा समय लगाती जा रही, जिस कारण मैं ज्यादा समय तक सांस रोक नहीं सकता था। और ऐसा हेनरी के साथ भी होने वाला था। अचानक हेनरी को थोड़ी सी खांसी आई, और फिर वो चुड़ैल को पता लग गया। वो चुड़ैल जल्दी से हेनरी को जकड़ना चाहती थी, और इस घटना के कारण उस डिब्बे में हलचल होने लगी। सब डरने लगे थे। हमारी सीट तो पीछे वाली थी, पीछे वाले डिब्बे में। हम यहाँ पर आए थे, इसीलिए टिकट कलेक्टर आगे से कहने लगा, हर कोई अपनी जगह पर होना चाहिए, दूसरी सीट पर कोई क्यों गया है?
वो आवाजें लगाकर कह रहा, लेकिन वो चुड़ैल ने हेनरी को पकड़ लिया था। मुझे जो करना था जल्दी करना था, इससे पहले बाकी चुड़ैलें वहां पर आती। मैंने जल्दी से जेब से लाइटर निकाला। मुझे पता है चुड़ैल जब हमला करती है तो उसके बालों में उसकी ताकत फंसी होती है। बालों को जलाने से वो कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर कि उस समय वहां वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने लाइटर जलाकर उसके बालों को आग लगा दी। वो अपने बालों को लगी आग बुझा नहीं सकती थी और उसे दरवाजा खोलकर भागना पड़ा। लेकिन इस हलचल ने इतना शोर मचाया उस डिब्बे के अंदर कि बाकी चुड़ैलें भी इस तरफ आने लगी। उनकी संख्या ज्यादा थी और वो बिना देखे हमला करने लगी थी, उन लोगों पर भी जिनकी गलती नहीं थी। वो अंधाधुंध हमला कर रही थी। पंजे से चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया, लोगों को जख्मी करने की कोशिश। लेकिन वो प्रेत आत्माएं थीं जो सिर्फ महसूस कर पा रही कि उन्हें दर्द मिल रहा है। कुछ समय बाद वो भूल जाते, लेकिन अगर हमें जख्म मिले हम मारे जा सकते हैं। तब मैंने लाइटर से एक चुड़ैल के बालों को आग लगाई जो कि मेरे ऊपर आ चुकी थी। इतने में बाकियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो डायरी के कुछ पन्ने फाड़कर उस लड़के ने भी आग जलाई और वो देख चुका था उनका सामना कैसे करना है। उसने जल्दी से कागज को आग लगाकर उनके बालों को जलाना शुरू कर दिया। इस तरह वो चुड़ैलों को हम भगा पाए थे। आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, चुड़ैलें निकल चुकी थी। लोगों ने आग को बुझाया और फिर वो हमारी तरफ घूरने लगे थे। हर कोई घूर रहा था। हमें डर था कहीं उन्हें महसूस ना हो जाए कि वो मरे हुए हैं, क्योंकि मरे हुए जब सकारात्मक से नकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा। भटकती हुई प्रेतात्माएं क्रोधित होने पर हमला करती हैं, लेकिन उन्हें शांत उस टिकट कलेक्टर ने करवाया था। वो कह रहा था हर कोई मंजिल तक पहुंचेगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अपनी अपनी सीट पर बैठो, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाहर से आई थी, बाहर चली गई, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना, सब ठीक ठाक है ना। सब भूल चुके थे कि उन्हें जख्म भी मिले हैं, इसीलिए जख्म भर भी चुके थे। हम भी शांत होकर अपनी सीट पर बैठे और वो टिकट कलेक्टर कहने लगा, चलो पीछे, पीछे वाली टिकट मैंने तुम्हें दी है, अब तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अपने वाले डिब्बे में जाओ, इस डिब्बे में आने की इजाजत नहीं है तुम्हें, चलो चलो पीछे अपनी सीट पर। फिर हेनरी ने कहा, चलो पीछे, जगदीश चुप करके पीछे चलो। हम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। वो लड़का भी हमारे पीछे पीछे था। फिर वो टिकट कलेक्टर ने कहा, हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठेगा, मंजिल पर सब पहुंचने वाले हैं, चलो बैठो, वो लड़के अपनी सीट पर बैठो। लेकिन वो लड़का कहने लगा था, नहीं, मुझे उनके साथ जाना है। उसकी जिद थी, क्योंकि उसे भी मदद चाहिए थी। वो डरा हुआ था, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते थे। इसीलिए उस डिब्बे में झगड़ा होने लगा और साथ वाले डिब्बे में भी झगड़ा होने लगा। लोग झगड़ने लगे थे, मुझे यहाँ नहीं बैठना, ये सीट मुझे भी पसंद नहीं है। झगड़ा बढ़ने लगा था और तब हमें भी महसूस हुआ हमें इस ट्रेन से जल्दी उतरना होगा। अगर हम ज़्यादा समय लगाते जाएंगे बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। झगड़ा बढ़ने लगा था, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो चुके थे। कब से वो ऐसी सीट पर बैठे थे कि साथ वाले को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी में बैठना पड़ रहा था। हमने सीट चेंज की थी तो वो भी करना चाहते थे। मारामारी शुरू हो चुकी थी। टिकट कलेक्टर भी गुस्से में हमारी तरफ देख रहा। एक दूसरे को लोग नुकसान पहुंचाने लगे थे। कुछ के पास चाकू था और तब हेनरी ने कहा, जल्दी से उतरना होगा। हमने उस टिकट कलेक्टर को खींचा और उसे कहा, जल्दी बताओ इस दरवाजे को कैसे खोलना है, हमें उतरना है। यहाँ पर ट्रेन को रोकने के लिए कोई रस्सी नहीं है, कोई बटन नहीं है, हमें ट्रेन को रोकना है, अभी यहाँ से उतरना है। वो कहने लगा, नहीं उतर सकते, तुम्हें नहीं पता ये ट्रेन कई दशकों से चल रही है। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ इस ट्रेन से कैसे उतरना है, और मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, लेकिन कब तक कोई जिंदा रह सकता है मुझे नहीं पता। मैं भी इस ट्रेन पर चढ़ चुका हूँ और जानता हूँ ये श्रापित ट्रेन है, लेकिन उतरना कैसे है। अगर ट्रेन से उतरते हैं तो बाहर दुनिया भी भयानक है, मुझे वहीं जाना है जहाँ से मैं आया हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है।
ट्रेन का दरवाज़ा खोलने का तरीका मुझे पता है, ट्रेन को रोकने का तरीका मुझे पता है। तुम वादा करो मुझे भी उतार सकते हो। हम हैरान थे। वो टिकट कलेक्टर जानता था सच्चाई, उसके बावजूद भी चुपचाप वो काम कर रहा था। कई दशकों से, कई 100 सालों से महसूस किया था उसने, उसे याद रहता था। फिर वो कहने लगा, वो पीछे वो रस्सी ऊपर वाले बक्से में छिपाई गई है, खींचो, खोलो उस बक्से को। हमने उस बक्से को खोला, रस्सी को खींचा। वहां तेज आवाज आने लगी थी, ट्रेन रुकने लगी थी, झटके महसूस होने लगे थे, झगड़ा बढ़ने लगा था। ट्रेन रुक चुकी थी, दरवाजा खुलने लगा और उससे पहले टिकट कलेक्टर ने कहा, इससे उतरने की कोशिश करोगे तो बाहर भयानक दुनिया मिलेगी। जितनी दूर तुम भागोगे यहां से निकल नहीं पाओगे, खतरा बहुत ज्यादा है, तुम्हें चोट लग सकती है। क्या मुझे भी चोट लगेगी? हम उसे कैसे बताते, लेकिन सच में ट्रेन से नीचे कोई जंगल नहीं था। दूर दूर तक भयानक दुनिया, लाशें थी लाशें, और ऐसे लोग थे जो नोच रहे थे एक दूसरे को, जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स बाहर आ चुका हो। तब हेनरी ने कहा था, ये ट्रेन हमें अलग ही दुनिया में ले आई है, उतरने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। हमें ट्रेन को वहीं पहुंचाना होगा जहां से हम आए हैं, लेकिन यह संभव कैसे है? ये तो असंभव कार्य लगता है। कहीं हम दोनों भी इसमें शामिल तो नहीं हो चुके? मुझे लगता है हमें इस ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहिए था। फिर हमने उस दरवाजे को बंद किया। हेनरी ने कहा, इंजन रूम कहां पर है? हमें इंजन रूम में जाना होगा। उस टिकट कलेक्टर ने कहा, आगे वाला वो जो इंजन है ना, उसका दरवाजा नहीं खुलता। मैंने कोशिश की है उस तरफ जाने की, और सबको पहले शांत करवाओ। हमने सबको शांत करवाया। सीट थोड़ी बदल चुकी थी, लोग चुपचाप बैठ चुके थे। यहां पर कुल 5 डिब्बे थे। 5 डिब्बे में काफी ज्यादा लोग, और उस टिकट कलेक्टर ने बताया, समय समय पर लोग चढ़ते रहते हैं, मुझे उन्हें टिकट देनी ही पड़ती है। अगर मैं टिकट ना दूं तो मेरे साथ कुछ बुरा होने लगता है। हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। तुम भी अब कुछ समय बाद अगर कुछ अलग महसूस हो, चुपचाप सीट पर जाकर बैठ जाना, कुछ भी मत करना। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते गए। इंजन रूम वाला वो दरवाजा बंद था। दूसरी तरफ से कोई जवाब भी नहीं देता था। ऐसा लग रहा जैसे आगे कोई लोको पायलट है ही नहीं, बल्कि ये ट्रेन अपने आप चल रही है। हेनरी ने कहा, हमें इंजन को बंद करना होगा, शायद ये कोई तरीका हो। हमें इस दरवाजे को तोड़ना है। तो इस दरवाजे को तोड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, ढूंढना शुरू करो। उस टिकट कलेक्टर ने कहा, लेकिन यहां पर कोई औजार है ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन लोगों के पास तो हो सकता है ना। हो सकता है यहां पर कोई ऐसा हो जो चाबी बनाने वाला हो, तो ये जो ताला लगा है उसकी चाबी कोई बना सके, या कोई ऐसा जो इस तरह चोरी करने में माहिर हो ताकि वो इस दरवाजे को तोड़ सके, या लोहे का काम करने वाला जो इस दरवाजे की कमजोरी जानता हो। टिकट कलेक्टर ने ऐसी कोशिश कभी नहीं की थी। फिर हम लोगों से पूछना शुरू हो गए। वहां कुछ लोग ऐसे मिले जिनके पास चाबियां थी। एक आदमी चाबी का काम करता था, वो चाबी बनाने में लग चुका था। एक आदमी था जिसे मजबूरी में बताना पड़ा कि वो पहले चोरियां किया करता था। 1917 में उसने उस दरवाजे को तोड़ने का काम किया। चाबी बनाने वाला चाबी बनाने लगा। हमारी आंखों में उम्मीद थी कि हम बच सकते हैं जब इंजन रूम का दरवाजा खोला गया। दूसरी तरफ हमें खोपड़ियां मिली थी, ढेर सारी खोपड़ियां, इंसानी, और कुछ नहीं था खोपड़ी के सिवा। कोई इंजन था ही नहीं, आगे कांच नहीं था। ये एक बक्सा था जो इस ट्रेन को खींच रहा था। और हेनरी ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ये बक्सा है, ये इंजन नहीं है। ये इस ट्रेन को श्राप चला रहा है, कोई इंजन नहीं है। श्राप को रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आता। सब ताकत स्ट्रक्चरल चलती है। यहां ये खोपड़ियां हैं, अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं था, और पीछे उन खोपड़ियों को देखने के बाद लोग उग्र हो चुके थे। हर एक बक्से में लोग एक दूसरे को पीटने में लग चुके, चोटिल कर रहे थे एक दूसरे को। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, और हमें भी ऐसा महसूस हो रहा हम इसका हिस्सा बनने लगे हैं। हेनरी रोने लगे। हर तरफ लड़ाई हो रही थी। फिर हेनरी ने कहा,
हम अगर इस ट्रेन का हिस्सा हो ही ना, अगर हम ट्रेन का हिस्सा नहीं हैं तो बचने का चांस है। ये ट्रेन हमें कैसे जुड़े हुए है? टिकट से। तभी तो ये टिकट कलेक्टर टिकट काटता है ना। टिकट को जलाओ। वो टिकट कलेक्टर कहने लगा, नहीं, ये लीगल नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तब उस पर शक होना शुरू हो गया था। उसे धक्का देकर हेनरी ने पीछे गिराया और टिकट जेब से निकालते ही मुझसे लाइटर पकड़ा और उस टिकट को जला दिया। असल में श्राप वो बक्से के साथ वो टिकट कलेक्टर का था। अगर वो यहाँ पर कैद है तो उसे सब कुछ याद नहीं रहना चाहिए था। उसे क्यों याद था? क्योंकि वो श्राप का हिस्सा था। टिकट वही देता था जो सबको यहाँ बांध देता था। सबकी टिकट पकड़कर हम जलाने लगे थे और सबको कह दिया, इस ट्रेन से उतरना है तो एक ही रास्ता है, टिकट को जला दो। कुछ कागज को आग लगाई थी, कुछ कपड़ों को। हर एक ने टिकट उसमें फेंकी और वो जो ट्रेन थी वो रुकी और बाहर पेड़ नजर आने लगे और एक तरफ से रोशनी। दरवाजे गायब हो चुके थे। वो टिकट कलेक्टर जो कि अपने आप आगे वाले बक्से में जा चुका था। एक एक करके हम दोनों बाहर निकले थे और हेनरी ने कहा था, ये भटकती हुई प्रेत आत्माएं हैं शायद। लेकिन फिर वो लड़का भी बाहर निकला। उसका एक शरीर था और एक एक करके हर कोई बाहर आ रहा, हैरान होकर। असल में वो श्राप ऐसा था जिसने किसी को मरने भी नहीं दिया था। बस वो एक चक्रव्यूह था जिसमें एक एक करके अलग अलग समय के लोग फंसते चले गए। उन्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ एक ही सफर याद रहा जिसमें वो हमारे साथ थे। एक एक करके सब चढ़े, कैसे चढ़े सबको याद आया, सिर्फ एक ही चक्र में। और हमने सबको कैसे बचाया वो सबको याद था। कोई 1930 से था, कोई 1917 से, कोई 1962 से था तो कोई 2018 से। वो सब अब आज़ाद हुए थे, जिंदा भी थे। शायद जहां पर वो जाएंगे लोग कुछ हैरान जरूर होंगे, लेकिन इसे हमेशा के लिए रहस्य बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि लोग डरें। इसीलिए स्कॉटलैंड के पुलिस वालों से हमने बात की जो हमें पहचानते थे। इस ट्रेन के बारे में हमने बताया और उसके बाद 12 बजे कोई भी ट्रेन का ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। उस श्राप का अंत हो चुका था। कोई भी पैसेंजर उस ट्रेन पर नहीं था, सब उतर चुके थे। फिर मैंने हेनरी को कहा था, हेनरी आपको कैसे लगा कि ट्रेन की वो टिकट जलाने से श्राप खत्म हो सकता है? हेनरी ने कहा, मुझे महसूस हो गया था, क्योंकि जब भी हम किसी श्राप से बंधते हैं, जैसे हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं ना, फिर वो मजबूर हो जाता है। श्राप भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जैसे किसी चीज़ को छुआ, हमारे शरीर पर निशान बन गया, वो जुड़ाव का प्रतीक होता है। तो हम उस रहस्य से जुड़े हैं, उस श्राप से जुड़े हैं, कोई तो प्रतीक होना चाहिए। तो मुझे लगा सिर्फ एक ही है, वो टिकट जिसे सब जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि वो टिकट कलेक्टर कहा करता था। हम उसी घड़ियों की दुकान पर बैठे हुए ये बात पर चर्चा कर रहे थे और फिर मैंने हेनरी को कहा, लेकिन हेनरी आपको कैसे पता कि वो श्राप खत्म हो गया? क्योंकि पहले भी ये श्राप ऐसे ही चला था। हो सकता है वो टिकट कलेक्टर दोबारा से टिकट देने की कोशिश करे और कोई एक चढ़ जाए और फिर से श्राप शुरू हो जाए। तब मुस्कुराते हुए हेनरी ने कहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया? जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा था मेरे हाथ खाली नहीं थे। तुम्हें पता नहीं मैंने उस कपड़े में क्या लपेटा था? आओ दिखाता हूं। मुझे उस शापित चीजों के हॉल के अंदर लेकर गए हेनरी और फिर सामने रखी थी वो चीज और मैं भी हंसकर कहने लगा, अरे हेनरी आपने तो कमाल ही कर दिया। टिकट कलेक्टर की वो मशीन ही छीन कर ले आए। अब वो टिकट काट ही नहीं सकता तो किसी को फंसा ही नहीं सकता, तो फिर उसकी भी मुक्ति हो गई। हम दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और एक और रहस्य सुलझा चुके थे।